हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। यह है हमारा 10th क्लास का रफ्तार बैच और रफ्तार बैच का आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 को और 1.1 में क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 4 को करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अपनी कॉपी पे आप इसे इम्पॉर्टेंट लिख कर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे होते और आपका सब कुछ तैयार होता तो इन दो क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाते, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से कठिन है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा ये दो क्वेश्चन बहुत आसानी से आज आप लोग कर लोगे। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब आप लोग जानते होंगे, मैंने आपको बताया भी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। मैंने आपसे कहा था कि एक होता है भाजक और उसके बाद ये होता है हमारा भाज्य, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो आंसर आता है उसे हम लोग कहते हैं भागफल, और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे शेषफल बचता है, नीचे ये आपका शेषफल हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब देखिए ध्यान से, ये मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इसको मिला के मैं आपको बार बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताता हूँ। सुनिएगा ध्यान से, इसको मिलाकर एक थ्योरम बनती है और उस थ्योरम को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब ये हम आपको प्रूफ करके भी दिखा चुके हैं। ये हो गई हमारी भाजक और उसके बाद ये हो गया हमारा भागफल, तो मैं यहाँ पर भागफल लिख देता हूँ, भाग लिख दिया मैंने, आप भागफल लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे शेषफल, तो आप पूरा कंप्लीटली लिख लीजिएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक प्रकार की थ्योरम है। अब मान लीजिए कि भाज्य आपका ए हो, भाजक आपका क्या हो, बी हो, भागफल आपका क्यू हो और शेषफल आपका आर हो, मतलब रिमाइंडर हो। तो ये हमारा बन जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारी क्या बन जाएगी? ये हमारी बन जाएगी एक थ्योरम, जिसे हम लोग कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसी का प्रयोग करके मुझे कुछ सिद्ध करना है। देखिए ध्यान से, क्या सिद्ध करना है? लिखा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब मुझे कोई एक पूर्णांक लेना है जो कि कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, और उसका मुझे फिर वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसका मुझे फिर वर्ग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है? किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब कोई m एक दूसरा कोई पूर्णांक है, उसके लिए किस रूप का होता है? 3m और 3m प्लस m के रूप का होता है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको पूर्णांक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब पूर्णांक क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को पहली क्लास में बता चुका हूँ। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी क्लास को, मेरी किसी भी क्लास को देखने से पहले आपको जो है पूरी हमारे पिछले वीडियोस को देख लेना चाहिए, ताकि आपको डीपली हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी पर लिख लिया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि माना कोई एक पूर्णांक मान लिया, ठीक है, और उस पूर्णांक का हम लोग कुछ नाम दे देंगे। माना ए एक क्या है? पूर्णांक है। तो हमने क्या किया? एक पूर्णांक लिख लिया और उसको हमने ए मान लिया, ठीक है, ये कोई एक पूर्णांक है। फिर उसके बाद देखिए ये हमारा जो 3 है वो 3 को हम लोग बी ले लेंगे, तथा फिर लिखेंगे हम लोग तथा बी बराबर कितना है? 3 है, ये हमने मान लिया, ठीक। तब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तब केवल 3 स्थितियां, अब देखिए क्या लिखने जा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तब 3 स्थितियां संभव हैं, ठीक है, तब 3 स्थितियां संभव हैं। अब कौन कौन सी स्थितियां हैं? देखिए जब मैंने आपको बताया था कि a बराबर क्या होता है? b क्यू प्लस आर होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिखा 10 और आप इसको डिवाइड करने जा रहे हैं 3 से, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 3 से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो उसके बाद 3 बार जाएगा, ये नीचे 1 बचेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 9 लिखा और आप इसको 3 से डिवाइड करने जा रहे हैं, तो नीचे कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपका 0। फिर मान लीजिए कि आपने 11 लिखा और 3 से, देखिए ये क्वेश्चन कठिन है, इसलिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए तरीका देखिएगा केवल, ठीक है। फिर 3 और किसी भी टीचर से पढ़ के आइएगा और ऐसा समझ में आ जाए तब कहिएगा, ठीक है। 3 लिखा और उसके बाद
3 त्रिको 9 हो गया, फिर कितना हो गया 2। अब मान लीजिए कि आपने 9, 10 और 11 इनके सिवा कोई भी आप संख्या लिखोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी आप संख्या लिखोगे, इसमें नीचे या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा। आप किसी से भी 3 को डिवाइड करके देख लीजिए, इसके सिवा कुछ नहीं बचेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर जी आपको ये चीज़ डायरेक्ट कैसे पता चल गई, चल रहा होगा ना दिमाग में कि सर यही आपको कैसे पता चला कि 0, 1 और 2 आएगा। तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। एक देखिए, एक चीज़ होती है तब 3 स्थितियां संभव हैं, क्योंकि आप देखिए मेरी बात ध्यान समझना, क्योंकि अब ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखना सुनना मेरी बात, क्योंकि जो b का जो मान होता है, b का जो मान होता है वो r से क्या होना चाहिए, क्योंकि जो r होगा उससे बड़ा होना चाहिए, तो b का मान r से बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ r का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कि 3 स्थितियां संभव हैं। अतः ये जो r बराबर होगा वो कितना होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, और या तो 2 होगा। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई कि क्या होगा, b का जो मान होगा वो जो r का जो मान होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अब आप कोई भी एक नंबर मन से सोच के बता दीजिए। मान लीजिए कि आपके मन में चल रहा हो कि सर जी 31, उसको 3 से आप डिवाइड करके देख लीजिए, 1 ही बचेगा सिर्फ। सर अब सोच रहे हो आप 32, तो 2 बचेगा, 33 0 बचेगा, 1 2 और 0, इसके सिवा कुछ नहीं बचने वाला। कुछ चढ़ रहा है पल्ले, यहाँ दिमाग में चढ़ रहा है ना, समझ में आ रही बात। चलो अभी ये जो मैं यहाँ पे वर्ड्स यूज़ करूँगा, पल्ले झल्ले, ये सब आप लोगों को सिर्फ अच्छे से समझ में आए इसलिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, ये बोर्ड थोड़ा सा अभी नया है इसलिए अभी इसको अच्छे से क्लियर। अच्छा, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, तो हम लोग ना अब लिखेंगे कि a बराबर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसलिए a बराबर 3 स्थितियाँ कौन कौन सी हो गई, 3 होगा, फिर उसके बाद q होगा, सुनिएगा 3 होगा, q होगा, और साथ ही साथ फिर देखिएगा प्लस r, तो ये होगा। फिर दूसरी कौन सी होगी, ये हमारी पहली स्थिति। फिर दूसरी कौन होगी, तो मैं दूसरी लिखूँगा, a बराबर 3 होगा, q होगा और प्लस का 1 होगा। फिर उसके बाद तीसरी होगी a बराबर 3q और प्लस का 2, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता ना। अब देखो 3 स्थितियां हो गई। अब इनमें प्रत्येक का वर्ग कर दो। क्या करना है, तीनों का वर्ग। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब इन सब का वर्ग करो, तो 0 से कोई मतलब नहीं, तो इसे हटा दो। समझ में आ रही नई चीज़, ये बताओ समझ में आए, इससे अच्छा पढ़ नहीं पाओगे आप कभी भी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो मैंने यहाँ लिखा वर्ग करने पर। ठीक, अब देखना बस मैं यही क्वेश्चन खत्म कर दूंगा अभी, वर्ग करने पर। अब वर्ग करो, ठीक है, तो इसका हम लोग वर्ग करेंगे a, और ये ऐसे वर्ग किया जाता है, देख लो, कभी भी वर्ग करें ब्रैकेट लगा कर करें। तो बताओ a स्क्वायर का a स्क्वायर, और उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर 9, और उसके बाद q स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई। फिर अभी देखो a स्क्वायर, अच्छा अगर मैं इससे 3 बाहर कर दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ, ये चीज़ लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, 3 त्रिको 9। समझ में आई इतनी चीज़। अब देखो मैंने क्या किया, a स्क्वायर, अच्छा ये स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसने कहा है किसी पूर्णांक के m के लिए रूप का होता है क्या, ये वर्ग। ठीक, अब मैंने 3 लिखा, और जो 3q स्क्वायर लिखा है इसको मैं कुछ मान लेता हूँ। मान लो कि इसे मैंने क्या मान लिया, k1 मान लिया। क्या मान लिया, k1 मान लिया। क्या इतनी बात समझ में आई अच्छे से, इसे मैंने क्या मान लिया, k1 मान लिया। ठीक, अभी मैं बताऊंगा कि k1 क्यों माना। ठीक, चलो समझो। अब इसका वर्ग करो, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं और ऐसे कोई नहीं बताएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट मेथड है इसको करने का। ठीक, अब देखो ये, वरना फिर रटोगे। फिर ये हो गया a स्क्वायर। अब देखो a, ये पूरा a है और ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर का आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है। कौन सा फार्मूला पढ़ रखा है, देखो जरा ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। क्या ये फार्मूला आपने पढ़ा, सच सच बताइएगा, क्या आपने ये फार्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो अगर मैं a स्क्वायर को बाद में कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। a स्क्वायर, अब 2ab वाला पार्ट लिखिए, तो 2 फिर a और इंटू b और प्लस 1 का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगाया, अलग से मैं लिख देता हूँ, फिर साफ कर दूंगा तुरंत। मैंने एक फार्मूला लगाया, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का
बी स्क्वायर। ये चीज़ पीछे लिख दो या इधर कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको रेड लाइन के ऊपर लिखिए कि मैंने ये फार्मूला लगाया। ठीक, साफ कर रहा हूँ मैं। अब सुनो, इतनी चीज़ हो गई। ठीक, अब देखो क्या करेंगे। ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर, फिर 3 को 2 से गुणा किया 6 क्यू, और प्लस 1 का स्क्वायर हमेशा एक ही होता है। ठीक, समझ में आई बात? क्या रेड पेन ज़्यादा अच्छा लग रहा है? कमेंट करके बताइएगा। चलो, ए स्क्वायर हो गया। इनमें से दोनों में से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? इसमें से देखो, ये क्यू इसमें भी है और क्यू इसमें भी है, पर मैं क्यू नहीं कॉमन लूँगा, 3 कॉमन लूँगा। ठीक है, 3 कॉमन ले लो। अब अंदर बचेगा क्यू स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, उसके बाद ये जो प्लस है 1 लिख दिया। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब ये हो गया ए स्क्वायर, 3 लिखा, और इसको क्यू स्क्वायर प्लस 2q को, इसको मैंने k2 माना और ये 1 लिख दिया। क्या ये बात अच्छे से आपको समझ में आई? ठीक, ये 2 चीज़ें हो गई। समझ में आई? इतनी चीज़ क्लियर है? अभी उसको करूँगा मैं, तीसरे वाले को। ठीक, इसको देखो, अब इसको देखो। ठीक, अब इसको हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो, ए स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे 3q प्लस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा पार्ट। देखो, ये हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद 2ab वाला पार्ट लिखोगे तो 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर 4। समझ में आई इतनी चीज़? ये हो गया आपका ए स्क्वायर। अब अगर बोर्ड छोटा होता तो ये इतनी चीज़ दिक्कतें होंगी कि नहीं होंगी, बताओ। अब देखो, ये लिखा 9q स्क्वायर और प्लस 3, इसमें भी कॉमन लेना पड़ेगा मुझे। देखो कैसे लेंगे, 12q। अच्छा, ये 4 को अगर मैं 3 और प्लस 1 लिख दूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। अब उसके बाद मैं इसमें से कुछ कॉमन ले रहा हूँ। देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। 3 सबसे निकाल लो, अंदर बचेगा 3q स्क्वायर। 3 निकाल लिया तो 12 में से 3 बाहर निकाल लिया तो 4 बचेंगे। क्यों? क्योंकि 4 तियाँ 12 होता है। ठीक, तो 4 हो गया। फिर उसके बाद q हो गया और प्लस 3 उधर से आ गया तो 1 हो गया और प्लस का 1 हो गया। इतने पार्ट्स को हम लोग k2 मान चुके हैं, अब k3 मान लेंगे। ठीक है, k3 और प्लस 1। समझ गए? अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो आप, यहाँ पे देखो आप कि जो ये मैंने माने हैं k1, k2 और k3, क्यू क्या था? हम लोगों ने क्यू जो है वो माना था कहीं पर कि जो क्यू है वो भी क्या है, एक इंटीजर है। तो k2 भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। इंटीजर का मतलब समझ रहे हो ना, पूर्णांक होगा। इंटीजर बोल दिया मैंने, तो हम लोग लिखेंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब मुझे थोड़ा सा इसे साफ़ करना होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मुझे साफ़ करना होगा। चलो आगे देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कि चूँकि k1, k2 व k3 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। अतः तीनों की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, m लिख दिया मैंने। k1 बराबर k2 बराबर k3 और बराबर 1 नहीं, m लिखने पर अगर मैं इसको m लिख दूं तो देखो ज़रा ध्यान से समझो, ये 3m हो जाएगा, ये 3m प्लस 1 हो जाएगा और ये 3m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, लिखने पर क्या होगा, ये हमारे लिखने पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m 3m हुआ 3m प्लस, अब ये चीज़ लिखो चाहे ना लिखो, प्लस 1 के रूप का होगा। बताओ क्या ये चीज़ समझ में आई? मैंने क्या किया देखो ध्यान से, फिर से समझो। पहले 3 कंडीशन लिखे, ये क्वेश्चन बड़े थे, ये 4 नंबर के आते हैं। पहले 3 कंडीशन लिखी, फिर उसके बाद इसका वर्ग और इसका वर्ग किया, और कुछ नहीं किया मेरे लाल, कुछ नहीं किया। तीनों को वर्ग किया, और ये पहली कंडीशन, ये दूसरी और ये तीसरी। देखो पहला ही चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, बाकी सारे चैप्टर आसान हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा अभी कंप्लीट कीजिए, फिर लास्ट में रिवीजन करेंगे हम लोग तो और अच्छे से क्लियर करेंगे, है ना। टॉप करवाना है आप लोगों को। चलो जल्दी से एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 5 को नीचे स्क्रीन पर देख लिया होगा।
लिखा क्या है पहले उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, मतलब फिर से वही आ गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, फिर से धनात्मक पूर्णांक का घन। अब घन देखो, ये यहाँ पे घन को अंडरलाइन करो अपनी बुक में, घन लिखा हुआ है। और अभी इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, उसमें वर्ग था, उसमें हम लोगों ने वर्ग किया था, इसमें हम लोग घन करेंगे। घन का मतलब समझते हो ना, दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे। क्लियर इतनी चीज का घन 9m, क्या लिखा हुआ है 9m, फिर लिखा है 9m + 1, फिर तीसरी चीज क्या लिखी 9m + 8 के रूप का होता है। इसको भी ठीक उसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अच्छे से लिखिएगा, माना कोई धनात्मक पूर्णांक। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि माना कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, a लिखा, a है, और b बराबर क्या लिख लिया हम लोगों ने 3, तथा b बराबर क्या लिख दिया हम लोगों ने 3 है। ये भी देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, b बराबर कितना लिखा है 3 लिखा है। तब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तब अगर b का मान 3 है तो इसका ये मतलब है 3 से जितने भी छोटी संख्या होंगी वही हमारी क्या हो जाएंगी, वो हमारी r हो जाएंगी। अब देखिए कैसे, तब हम लोग लिखेंगे कि a बराबर कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, तब हो सकता है 3q प्लस क्या हो सकता है r। अब r हो जाएगा, तब r होगा, जबकि r का जो मान होगा वो क्या होगा, जबकि r बराबर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, और या तो 2 है। जबकि r बराबर कितना है, या तो 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है। फिर से यहाँ पर कितने केस बन गए, फिर से यहाँ पर 3 केस बन गए। कौन कौन से चीज देखिए पहले। अब जो हम लोग जो है इसको हल लिखेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि a बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3q प्लस r, और r का मान तो 0 है तो इसको हम लोग 3q लिख देंगे। अब लिखेंगे हम लोग दोनों पक्षों का घन करने पर, है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे घन करने पर। घन का मतलब समझते हैं ना, दोनों पक्षों के पास 3 घात लगा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे घन करने पर। अब इसका घन करो तो a और इधर लगा देंगे 3, फिर हो जाएगा 3q, और इधर भी हम लोग घन कर देंगे, ठीक, तो ये हो गया aq। अच्छा 3 का क्यूब, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, आंसर क्या आ जाएगा 27, और ये हो जाएगा क्यूब। ये बात आपको अच्छे से आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन मुझे क्या सिद्ध करना था, देखिए ध्यान से, मुझे सिद्ध करना 9m, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 9 निकालो। अगर 9 निकाला तो फिर 9 3 कितना हो जाएगा 27, 3 होगा, तो हम लोग लिखेंगे 3 क्यूब और ब्रैकेट में इसको बंद कर लेंगे, और ये हो गया a क्यूब। समझ में आई बात। अब हम लोग a क्यूब लिखें, और इस 9 को मैंने 9 पड़ा रहने दिया, और इस 3q को इसको हमने केवल लेट जो है लेट कर लिया, मान लिया, ठीक, ये हो गया इतना, ठीक। आप देखो जरा ध्यान से, तथा फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे a बराबर, अब दूसरी कौन सी कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि a बराबर 3q और प्लस, अब 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसमें भी हम लोग दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे घन करने पर, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एक समझ गए तो सारे समझ जाओगे। घन करने पर तो a क्यूब, और यहाँ पर हो गया 3q प्लस 1 का होल क्यूब। लेकिन जब आप लोग 9th क्लास में थे, जब आप 8th क्लास में थे, तो आपको कुछ चीज़ें समझाई जाती थी। बार बार सर आपसे कहते थे कि बच्चा a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला याद कर लो, पर आपने याद नहीं किया। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, a + b का होल क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, लिख लो इसको अपनी कॉपी पे, a + b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और प्लस क्या होता है पता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a + b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो इसी के अनुसार हम लोग इसको खोल देंगे। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, और चाहो आप तो b क्यूब को पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे a क्यूब, ये तो ये हो गया, इसका क्यूब करेंगे तो 3q प्लस का ये हो गया इधर, फिर प्लस का 1 का क्यूब, और प्लस फिर हम लोग लिखेंगे 3ab वाला पार्ट, तो 3 लिखा, a की वैल्यू कितनी है 3q, और उसके बाद 1, और उसके बाद ये पूरा साफ, देखो कितने अच्छे से साफ हो गया, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे 3q प्लस 1, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में फिर क्या लिख दिया a + b, ठीक। अब ये हो गया आपका a क्यूब, फिर उसके बाद 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27,
उसके बाद 1 का 1 ही रहता है। फिर उसके बाद देखो 3 त्रिकोण 9, तो हम लोग लिख दिए यहाँ पे 9 और क्यू। फिर 9 क्यू का अगर हम 3 क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 9 क्यू का 1 से कर देंगे तो 9 क्यू। बताओ ये बात अच्छे से आगे समझ में। अब देखो ये 1 को उधर भेज दो, लास्ट में कर दो, तो लिखा 27, फिर उसके बाद ये देखो 27 स्क्वायर, फिर उसके बाद 9 क्यू, और उसके बाद 1 को पीछे भेज दिया तो ये 1 लिख दिया। ठीक, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें भी 9 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो सबसे 9 को बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9 निकाल लिया बाहर, अंदर बचेगा 3 क्यूब, फिर उसके बाद यहाँ बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, उसके बाद यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर नहीं बचेगा, आई थिंक क्यू बचेगा। ठीक है, क्यू बचेगा, और उसके बाद प्लस का 1 बचेगा। समझ में आई इतनी चीज़। सबसे इन तीनों से 9 निकाल लिया, इतने को K2 मान लो तो ये हो जाएगा 9 और K2 और प्लस का 1। ठीक, और ये हो गया हमारा a क्यूब। क्वेश्चन थोड़े से घुमावदार हैं। क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई। बाद में उसी तरीके से K2 और K1 K2 इन सबको हम लोग m मान लेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखो ठीक इसी प्रकार अगर मैं लिखूं, बस ये छोटा सा थोड़ा सा और बचा है, क्या लिखेंगे, a बराबर क्या लिखेंगे 3Q, और अब दूसरी कंडीशन कौन होगी 2। ठीक है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे घन करने पर, तो मैंने यहाँ लिखा घन करने पर, घन करने पर। अभी बोर्ड थोड़ा सा नया है इसलिए अभी कम साफ होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a क्यूब, ये लिखा मैंने 3Q प्लस 2 का होल क्यूब। इसमें भी वही काम करेंगे, a क्यूब क्या करेंगे 3Q का, देखो डायरेक्ट लिखूँ, कर लोगे आप लोग, देखो कैसे करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, 3Q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस, दिख रहा है ना, प्लस क्या करेंगे 3a भी लिखेंगे 3, फिर उसके बाद a वाला पार्ट, ये पूरा a है। अब देखो थोड़ी बहुत मैथ तो आनी चाहिए अच्छे से, है ना, बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए, जो कि कहा जाता था 9th क्लास से कि भैया बेसिक तैयार करो, आगे समस्याएं होंगी, है ना, इसलिए कहा जाता है कि 9th अच्छे से तैयार करो। 3 का हो जाएगा ये 27, देखो 3 गुणे 3 9, 9 को फिर से किया, उसके बाद क्यूब, 2 का क्यूब 8, फिर 3 त्रिकोण 9 और 9 दूनी 18, 18 क्यू, और उसके बाद 3 क्यू और प्लस का 2। यही चीज़ मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दी थी। अब देखो ये हो गया 27 क्यू, है ना, फिर 8 को उधर भेज देंगे लास्ट में, और इसको गुणा करो, 18 3 54, तो 54 क्यू स्क्वायर, और उसके बाद 18 दूना 36 क्यू, और 8 को भेज दिया किनारे। ठीक, अच्छा देखो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, और इसमें भी 9 है, सबसे 9 को बाहर निकाल लो, तो 9 बाहर आ गया, अंदर बचेगा 3, फिर उसके बाद 9 बाहर निकाल लिया तो 9 छाक 54, तो 6, और 9 चौको 36, और उसके बाद प्लस का 8। अच्छा इतने को हम मान सकते हैं K3, इतने को क्या मान लिया K3। ठीक, और ये हो गया इधर a क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन 3 चीज़ों को देखो, अगर ये जो हम लोगों ने क्यों माना था वो पूर्णांक है कि नहीं, और अगर ये पूर्णांक है, देखो मैं कैसे करता हुआ चला गया, ऐसे ही करना है आपको, यही चीज़ें आपको छोटे क्लास में सिखाई जाती थी। ठीक है, तो अब देखो K1 K2 और K3 ये सारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। क्यों, क्योंकि अगर Q पूर्णांक है, ध्यान से मेरी बात समझना, Q पूर्णांक है तो Q स्क्वायर भी पूर्णांक है, Q में कुछ जोड़ दोगे तब भी पूर्णांक है। तो अगर मैं Q यहाँ देखो क्यूब कर दूँ तब भी पूर्णांक ही रहेगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अतः, देखिए अतः ना लिखो, चूँकि अब जो लाइन मैंने इसके पहले क्वेश्चन में लिखी थी वो सेम लिख सकते हो आप, चूँकि पर मुझे याद नहीं क्या लिखा, चूँकि K1 K2 व K3 क्या है, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए K1 बराबर K2 बराबर K3 बराबर M लिखने पर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, M लिखने पर किसी, अब ये क्वेश्चन वाला लिख रहे हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m
9m+1, क्योंकि देखिए यहाँ पर 9m+1 तथा 9m+8, देखिए 9m+8 रूप का होगा। क्या ये दो क्वेश्चन आपको आए समझ में? ये थोड़े से बड़े थे। चलिए अभी हमें इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैम फ़ैन ऑफ कर दीजिए। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम लोग 1.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक के जितने क्वेश्चन थे वो कठिन थे, पर अब 1.2 बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है। इसमें वही सारे क्वेश्चन है जो आपने 6th-7th क्लास में किए थे, उससे भी ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है ना? तो चलिए अभी हमें इस वीडियो को करना होगा समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट फ्यूचर।